हाँ, स्क्रीन देखिए एक बार आपको शो हो रही है? Okay then, good morning everyone. So we make start our the second class regarding the law of contract. Till now we cleared some basic thing about the contract, how the contract occur and how the journey of offer come to the performance. दो तीन चीज़ें थी जो लास्ट की क्लास में हमने नेक्स्ट क्लास के लिए रखी हुई थी. वी विल गो विद दीज थिंग्स आल्सो. एक चीज़ थी कि एक जो हमने पढ़ा था कि एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में तीन बातें हो सकती हैं, या तो परफॉर्म होगा या ब्रीच होगा. एक इसके बीच की कंडीशन और थी, उसमें तीन चीज़ें थी: नोवेशन, रेमिशन एंड रिसेशन. स्पेलिंग आप एक बार थोड़ा सा चेक कर ले, मे बी रॉन्ग द स्पेलिंग. ठीक है, हाँ, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेक. ओके, हाँ, 62 ऑनवर्ड्स एंड आई थिंक 65 67 तक आपका नोवेशन, रेमिशन, रिसेशन के बारे में हमने पढ़ा है. नोवेशन इन सिंपली इज दैट यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट C1. आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, C1 बनाया. नाउ you either be change the sum of the terms of the contract or you change the whole contract and make a new contract C2, and in the contract C2 you write you not need to perform the C1. आपने C1 को ही एक नए कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया C2 के रूप में, और C1 के लिए कह दिया कि भाई अब उसे परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं. दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट न्यू कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, A have to be pay B 6,000 rupees and B have to pay C 6,000 rupees. What the B say to A कि rather to pay B, why don't you pay to C like directly. तो ये जो C1 के जो दो कॉन्ट्रैक्ट थे, इन दोनों को मर्ज करके एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना देगा कि A now will pay C to 6,000 rupees. That is the C2. Now A don't require to pay B and B don't require to pay C. That is make a formation of a new contract फ्रॉम द अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अब यहाँ पे इन दो कॉन्ट्रैक्ट का अंत हो गया, किसके रूप में? दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के रूप में. क्लियर? सेकेंड थिंग इज अबाउट द रेमिशन. रेमिशन इज अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन. अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन. सपोज ए हैव टू बी गिव B 6,000 rupees and what the A say कि I don't have a 6,000 rupees, I only can give to you the 4,000, and B say कि okay now give it to me and I done it with that. So rather to perform the whole contract, you just vanish out the sum of the term, remit the sum of the term of a contract, and B accept the all of the performance of a performing in a as a complete performance. रेमिशन होने के बाद भी आपने उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि सारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया. नाउ यू कैन नॉट बी क्लेम फॉर 2,000. अगर आप उसे सेटिस्फैक्शनली एक्सेप्ट कर लेते, या तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, या फिर एक्सेप्ट करके बोल रहे कि भाई 2,000 अभी बच रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया चल ठीक है निपटा, तो 4,000 दे दे के जा फारिग हो, तो उसमें आपने वो कंप्लीट करके वहीं सेटिस्फैक्शन कर दिया. तो यहाँ पे आपका वो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ. Recession is like is a situation when it's a voidable contract situation, जहाँ पे आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेस्ट कर दिया, void डिक्लेयर कर दिया. एक कॉन्ट्रैक्ट है इन अ voidable contract where the one party have a power to declare the contract as a void, and whenever the contract declared as void you had not need to have perform it. Is it or not? फिर तुम्हें परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि सपोज ये दो पार्टी हैं A एंड B, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अब B के पास पावर थी इसे वॉइड डिक्लेयर करने की. अब V ने इसे कह दिया कि भाई मेरी जो कंसेंट है वो विलफुली नहीं ली गई, फ्री कंसेंट नहीं थी, तो मैं इसे वॉइड डिक्लेयर कर रहा हूँ. अब वट एवर द अमाउंट एंड वट एवर द गुड्स आर ट्रांसफर बाय A टू B, दे हैव टू बी रिस्टोर इट. उसे वो वापस करने होंगे. इफ द आई डिक्लेयर माई कॉन्ट्रैक्ट एज अ वॉइड, देन आई हैव टू बी रीबैक माई थिंग्स विट एवर आई गेट फ्रॉम द अनदर पार्टी. ये नहीं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा और सारी चीज़ें अपने पास रख ली.
वापस भी करनी होंगी फिर हमें सारी चीज़ें। दैट इज द 3 अदर वे फॉर द एंडिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन, रेमिशन एंड रिसेशन। क्लियर इज दैट? चलो अब इससे अलग से एक चीज़ और समझते हैं। आई यूज अ वर्ड इन अ लास्ट क्लास, आपने कुछ कहा अभी? हाँ बताइए। में अगर वर्डेबल है, हाँ वर्डेबल तो ये होता है कि वन पार्टी के थ्रू ही होएगा ना। अगर वर्डेबल होएगा तो उसकी है तो वर्डेबल कर देगा, अदरवाइज तो वैलिड कर देगा। हाँ डेफिनेटली। अब जिसका हाँ तो वो वो तो बताइए। वर्ड तो उसने किया ही नहीं है ना। हाँ वर्ड उसने नहीं, इफ आई गेट अ समथिंग फ्रॉम द अनदर वन, और कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है और मेरे पास राइट है कि मैं उसे वर्ड डिक्लेयर कर दूँ। अब मैं उसे वर्ड डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। तो अगर मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई सामान मिला, सपोज मैंने किसी को ऑर्डर, ए ने बी से को ऑर्डर, बी ने करा था कि भाई 5 kg राइस दे जा मुझे, ए दे के गया 3 kg। अब बी के पास राइट है या तो 3 kg एक्सेप्ट करके उसको पैसे दे दे, या फिर उसे 3 kg रिटर्न कर दे। तो बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 5 kg वाला, उसे खत्म करा, 3 kg इसे रिटर्न कर दिया। यहाँ पे द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डन, एंडेड विद इट सेल्फ। तो उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म हो सकती है। एक तरीका ये भी है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। क्लियर? ये सिचुएशन है। और इसमें अगर ये 3 kg एक्सेप्ट कर लेता है फिर तो वर्डेबल नहीं होना। फिर वॉइडेबल नहीं है, फिर वो वैलिड है। फिर अगर 3 kg एक्सेप्ट करता है तो ही हैव टू बी पे हिज टू एज पर द 3 kg। 3 kg के लिए जो अमाउंट बन रहा है बी को, फिर ए को पे करना पड़ेगा। ओनली 3 kg की करना पड़ेगा सर। हाँ ओनली फॉर 3 kg, डेफिनेटली ओनली फॉर 3 kg। रेमिशन में तो अगर वो कहता है कि 6000 की प्लेस पे अगर 4000 के लिए भी करता है ऑफर तो, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो रिमिशन हो गया। वो रेमिशन हो गया, बिल्कुल क्योंकि उसको 2000 और उसको रिमेनिंग देना ही नहीं है। देना ही नहीं है। अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, एक्सेप्ट करी उसकी परफॉर्मेंस और उसी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड हो गया। ओके, और इसमें 3 kg के ही ओनली उसको देना पड़ेगा। हाँ इसमें 3 kg के लिए बिल्कुल ठीक। तो ये डिफरेंस हो गया। क्लियर? पार्टली इफेक्टिव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल पार्टली इफेक्टिव हो गया वो। चलो अब आते हैं हम कोसाई कॉन्ट्रैक्ट पे। इन लास्ट क्लास आई यूज द वर्ड कोसाई कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच रिजेंबल लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव द absence of some of the essential ingredients of the contract, but still we kept them as a contract. For example, I think section 68, 69, 70, 71 and somehow 72 are deal with the कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ द इन बाय वर्च्यू ऑफ 68, इफ अ पर्सन are not able to make a contract, either be a minor, unsound, incapable, whatever be his incapability, if a person not able to make a contract and the another one transfer and give him the as a in a form of contract is his necessary goods। अगर किसी माइनर को उसको नेसेसरी गुड्स देता हूं मैं एज अ इम्प्लाइड प्रॉमिस, अगर मैं नेसेसरी गुड्स देता हूं देन आई कैन गेट बैक माई मनी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते जी माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। नो डाउट ही कांट बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट द लाइबिलिटी ऑन मी टू ट्रांसफर टू द नेसेसरी गुड टू द माइनर फ्रॉम वेयर आई गेट द मनी, मुझे माइनर की प्रॉपर्टी से ही लेना पड़ेगा। अब मैं माइनर को कुछ सामान ही ना दूं क्योंकि मैं तो उससे कुछ ले ही नहीं सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो माइनर तो भूखा मर जाएगा। भाई लॉ ने उसे कैपेबिलिटी नहीं दी कॉन्ट्रैक्ट करने की, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो किसी से कोई लिंक नहीं, अब लिंक नहीं तो नेसेसरी सप्लाई भी नहीं मिल रही, नेसेसरी फूड भी नहीं मिल रहा। अब जो व्यक्ति उसे नेसेसरी चीज़ देगा वो पैसे भी तो लेगा, माइनर तो फिर किसी भी चीज़ के पैसे नहीं देगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी से ले सकता है। क्लियर? चलो एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ है बाय वर्च्यू ऑफ द 69, इफ अ पर्सन पे अ डेप्थ ऑफ अनोदर, इफ अ पर्सन, ध्यान से सुनना, इफ अ पर्सन पे अ डेप्थ ऑफ द अनोदर इन विच ही हैव अ इंटरेस्ट, इन विच ही हैव अ इंटरेस्ट
ही कैन गेट रिकवर्ड द डेप्ट फ्रॉम दैट गाय, फ्रॉम द अनदर गाय। फिर से समझेंगे। ए ने डेप्थ पे करी सी को, पे करी डेप्थ सी को, और डेप्थ थी किसकी, बी की। तो डेप्टर कौन था, बी। पे किसने करी, ए ने। लेकिन जो डेप्थ थी, जो इसको पे हुई है, जो ये डेप्थ है, इस डेप्थ में बी का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, सॉरी ए का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था। तीन कंडीशन है। पहले तो पे करी है, पे अनदर डेप्थ, किसी और व्यक्ति की हमने डेप्थ पे करी है, उस डेप्थ में मेरा इंटरेस्ट भी है, जो मैंने डेप्थ पे करी है उसमें मेरा आउन इंटरेस्ट है। थर्ड थिंग इज दैट रिकवर। नाउ ए कैन रिकवर दैट डेप्थ फ्रॉम द बी। फिर से समझना, ए ने एक अमाउंट पे करा सी को, जो कि करना चाहिए था बी को। ए ने बी की डेप्थ सी को पे कर दी, और उस डेप्थ में ए का भी कुछ अगर इंटरेस्ट है, तब ही वो बी से रिकवर कर सकता है। जैसे कि आई सपोज एक टेनेंट है और एक लैंडलॉर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यहाँ पे कॉमन बिल आता है, और टेनेंट तो लैंडलॉर्ड को जो अपना हिस्सा होता है वो पे कर देता है। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले आए, लैंडलॉर्ड ने पे नहीं कर रखा था कि भाई हम आपका मीटर कट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम आपका कट कर रहे हैं, बिकॉज यू डिडंट पे द बिल टिल नाउ। अब टेनेंट ने पे कर दिया, जबकि लाइबिलिटी किसकी थी, लैंडलॉर्ड की। लेकिन अगर टेनेंट पे नहीं करता तो उसका भी कनेक्शन कट हो जाता, उसके यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती। इसलिए उसने अपने इंटरेस्ट के लिए उसे पे कर दिया। नाउ ही कैन गेट दैट मनी बैक फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। क्लियर? दैट इज द कंडीशन ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। भाई उस समय जरूरी था टेनेंट के लिए पे करना, बाद में लैंडलॉर्ड से ले लेगा। क्लियर? चलो, now we come with the second situation, section 70. What the section 70 says that if you use any product which are get to you from non-gratuitous activity, then you have to be pay the amount for that product. अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज करते हैं जो आपको किसी ने लव एंड अफेक्शन से नहीं दी, बाय मिस्टेक दे दी, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन दे दी, एंड यू यूज इट एंड यू नो दैट यू आर नॉट द ओनर, यू आर नॉट द क्रिएटर, यू आर नॉट द डिमांडर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, स्टिल यू यूज इट, देन यू हैव टू बी पेड। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऑर्डर करा, ऑर्डर करे उसने 5 kg एप्पल ऑर्डर करे, बी देने आया, डिलीवरी बॉय है, गलती से सी को दे गया, सी का उसने डोर नॉक कर दिया, और ऑलरेडी पेड थे ये, इट्स अ पेड। अब सी ने एप्पल लिए, ओहो एप्पल, एंड बी से दैट इट्स योर एप्पल। सी टेक द एप्पल एंड ही सी नो दैट आई हैव नो राइट टू टेक इट एंड जस्ट स्टार्ट टू ईट देम। आफ्टर दैट बी क्लियर द कंफ्यूजन की सॉरी सर, आई delivered wrong order to you, kindly give it to me again and I will deliver to the A। अब सी कह रहा भाई मैं तो खा गया, तो इसमें वो सीन नहीं है, सी हैव टू बी पे, सी हैव टू पे because he know that it's not his order, it's not his property and because of the mistake it come to you, then it have to be pay। और कोई लव एंड अफेक्शन नहीं था, ग्रेटिट्यूस मतलब कोई ऐसा उपकार वाली चीज़ भी नहीं थी कि भाई वो उसको दे के जा रहा है। अगर लव एंड अफेक्शन में कोई दे जाता है बाद में मना करता है तो वो तो अलाउड नहीं है, लेकिन उसमें क्लियर सो दिख रहा है लव एंड अफेक्शन नहीं है, देन यू हैव टू बी रीबैक टू हिम। क्लियर? दैट इज द conditions of the gratuitous act. Next is the 71, it's about finder of goods. Whenever you find property on road, wherever, you don't know who is the owner of it, you just get the property and it easily recognized to the owner of that property, then you have to be return back to the owner। आपको प्रॉपर्टी मिली, आपको उसका ओनर ढूंढना होगा, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। जब ये हो जाए कि मिल ही नहीं रहा तब आप उसे यूज कर ले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू नो द ओनर, इफ यू डिडंट ट्राई द ओन टू फाइंड द ओनर, दैट इज रॉन्ग।
Clear? So it's your own duty whenever you find the property, you have to be returned to the actual owner of it. Clear? अब 72 में एक छोटी सी बात है और है कि इफ यू गेट द प्रॉपर्टी, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू एनी फ्रॉड एंड कोइजन, सॉरी मिस्टेक एंड कोइजन, हाँ, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है या तो मिस्टेकनली या कोइजन, किसी से को डरा धमका के आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, देन यू हैव टू बी रीबैक दैट प्रॉपर्टी टू द गाय हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ इट. Clear? Anything by you get any way, you have to be return that property and repay of that. If you use that property, then you have to be repay that guy. These are the quasi contract. एक चाइल्ड वाला हुआ, एक आपका डेप्थ वाला हुआ, इंटरेस्ट ऑफ अनदर डेप्थ, एक आपका ग्रेटिट्यूस एक्टिविटी वाला हुआ, एक फाइंडर ऑफ गुड हुआ और एक मिस्टेक एंड कोइजन हुआ. क्लियर यहाँ तक? एक छोटी सी बात और रह गई थी जो मैंने चाइल्ड में बताया था, नेसेसरी गुड्स. ऑलवेज वी मार्क दैट इट शुड बी अ नेसेसरी गुड्स फॉर सर्वाइवल. ऐसा नहीं कि आप उसे लग्जूरियस लाइफ दे रहे हो, दैट विल नॉट बी अलाउड. आपके घर कोई आपका अपना बेबी छोड़ गया कि भाई मेरे बच्चे का ध्यान रखना, एंड गिव देम फूड. उसने बस ये कहा कि इसे फूड दे देना. तो फूड में जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, नॉर्मल फूड होते हैं, यू विल बी प्रोवाइड टू देम. And the normal food is about the whatever the living standard of that child and yours living standard. तो उस हिसाब से आप जो नॉर्मली उस लिविंग स्टैंडर्ड में मैच करके जो खाते हैं वो उसे दे देंगे, क्योंकि भाई नेसेसिटी गुड्स भी अलग अलग होती है सिचुएशन बेस्ड. तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड और चाइल्ड के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो नेसेसिटी फूड अवेलेबल होगा वो आप उसे दे देंगे. अब आप उसे कुछ लग्जरियसली 7 स्टार होटल में डिनर करा रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड नाउ क्लेम फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी कि भाई मैंने उसे डिनर कराया था वो दे दे. दैट विल नॉट बी अलाउड. क्या नेसेसिटी थी? क्या आप रोजाना ही 7 स्टार में डिनर करते हैं? क्या वो बच्चा रोजाना ही 7 स्टार में करता? एक नॉर्मल मिडिल क्लास गाय नॉट हैव दैट टाइप ऑफ रीच. तो वो नेसेसिटी गुड्स हमेशा माइंड में रखें कि रिक्वायर्ड गुड्स की सप्लाई हो सकती है. ये लग्जूरियस गुड का वर्ड नहीं है यहाँ पे. ठीक है जी. चलो एक चीज़ ये रही. दूसरी बात पे आते हैं अब हम. एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने इतनी सारी बात करी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर. एक कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर विद ऑल टाइप ऑफ सिचुएशंस विद देमसेल्फ. वन थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग इज दैट एक कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक फॉर्म बना हुआ है, परफॉर्मा सेट है, यू हैव टू बी गो देयर, रीड दैट परफॉर्मा एंड साइन इट. कॉन्ट्रैक्ट हो गया. जैसे कि आपने बैंक अकाउंट खोला, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, कोई डिबेंचर लिया, ऐसे बैंकिंग वाले काम करे आपने. In a case of a standard contract, party cannot claim of any type of mistake, coercion and misrepresentation, that type of thing. आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, फॉर्म आपको दिया गया है, फॉर्म आपने फिल करा है, सारा फॉर्म रीड आउट करके आपने फिल करा है. इफ़ यू डोंट रीड आउट, इट्स योर प्रॉब्लम. नाउ यू कैन नॉट क्लेम द बैंक एंड द कंपनी दैट you are not have any that type of legal relationship between them, या फिर you are not aware about the terms of the bank. If you open an account with the bank provide the complete portfolio to you, then you cannot be get back to your words. अब बैंक को पैसे दे के आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो लीगल नेचर चाहता ही नहीं था. आप फॉर्म भर रहे हो. Their conduct so that you are going to make a contract which are enforceable by the law. अगर मैं किसी फ्रेंड को ऐसे ही बिना कोई बात करे पैसे दे दूं तो वो तो एक एग्रीमेंट में मान सकता हूँ, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी तरह से राइट आउट करके उसको पैसे दिए हैं, उस पर साइन करवाए हैं, फिर फोटो शेयर करी हैं और ये भी लिखा है कि इतने दिन में दे देगा. तो वो स्टैंडर्डनेस बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना जेन्युइन है. जितना कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होगा उसकी मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग, उसके रिटन पॉलिसी के रिगार्डिंग, उसकी सिग्नेचर और अटेस्टेशन के रिगार्डिंग, जितनी सारी चीज़ें ऐड होंगी उससे पता चलता है कि वो लीगली इन्फोर्सेबल करने के लिए ही बना है. ठीक है.
अगर एक नॉर्मल कोई बात हो रही है, यू जस्ट गिव दैट रुपीज, ही गिव टू योर सम ऑफ द गुड्स, आपने कोई कुछ सा रिटर्न में नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट है। बट देर इज अ सम ऑफ द चांसेस कि इन्फोर्सिबल होगा कि नहीं होगा, पार्टी करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बना था, जैसे कि एक केस है बालफर वर्सेस बालफर। व्हाट हैपेंड इन दिस केस, there is a husband and wife, they live together, and what happened with them, husband have to be transferred their job in another country, foreign country में उसका ट्रांसफ़र हुआ, and he promised to his wife that he send to her certain amount of money to her and monthly, regularly वो उसे certain amount of money transfer करेगा। he promised to her, उसने कुछ मंथ ट्रांसफर करी, आफ्टर ही मेक अनदर रिलेशनशिप विद अनदर गर्ल, एंड नाउ ही स्टॉप टू ट्रांसफर, एंड देन द वाइफ फाइल्स अ क्लेम दैट ही ब्रीच हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ही हैव टू बी ट्रांसफर दैट अमाउंट टू मनी। देन द कोर्ट वेरी क्लियर दैट वेन एवर दैट टाइप ऑफ promises are occur between the relationship and the families, it's not have a legal validity with them. You can claim the maintenance to him, मेंटेनेंस ले सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो, पर आप ये कहें कि मुझे तो 6,000 रुपये देने का वादा करा था, भाई किस लिए करा? क्या तुम भी उसे कुछ दे रहे हो? कुछ कंसिडरेशन में रिटर्न में है जी, लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं। लव एंड अफेक्शन तो आपकी ड्यूटी है, यू आर अ मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन देम, आर यू गेट अ कंसिडरेशन फॉर अ लव एंड अफेक्शन? लव एंड अफेक्शन तो वो भी देता है आपको, तो मनी कहाँ से इसमें बीच में आई? दैट इट थिंक सो दैट नो लीगल रिलेशन बिटवीन देम। फादर ने बेटे से प्रॉमिस कर दिया, अगर आपने टॉप करा तो मैं आपको बाइक दिला दूंगा, इफ़ यू गेट अ गुड स्कोर इन दिस एग्जाम दैट आई विल गिव यू अ बाइक। उसकी कोई लीगल वैलिडिटी थोड़ी ना है, क्योंकि उनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि हमें कोई लीगल फॉर्मेशन नहीं करनी। लेकिन वहीं मैं बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, किसी कंपनी के साथ बना रहा हूँ, सिग्नेचर हो रही है, अटेस्टेशन हो रही है, स्टैम्प पेपर पे चीज़ें लिखी जा रही हैं, और फिर मैं बाद में कहूँ जी मैंने तो ना ऐसे ही कर लिया था, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का मेरा कोई प्लान नहीं था, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपका एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि वो कितना स्टैंडर्ड है और कितनी उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की इंटेंशन थी, ठीक है। सो दैट थिंग आर केप्ट विद द स्टैंडर्ड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? चलो, एक चीज यहां पर। अब दूसरी चीज क्या है? टाइमिंग। एक टाइमिंग का एक क्लॉज और है इसमें, आई विल गिव अ मिनट, आई जस्ट गिव यू द सेक्शन रिगार्डिंग इट इन अ लाइन ऑफ 35-36। हाँ सॉरी 46 में है। देखो टाइमिंग की इन्होंने सीधी सादी बात करी, इफ़ देयर द टाइमिंग इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट यू कैन बी परफॉर्म इट एनी टाइम, ठीक है जी। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कभी भी कर सकते हैं, बट इफ स्पेसिफाइड देन यू हैव टू बी परफॉर्म विद इन द टाइम, ठीक है। तो टाइमली आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप उसे टाइमली परफॉर्म नहीं करते, यू ब्रेक द टाइम, आप या तो आपने पहले कर दिया या बाद में कर दिया, देन इट डिपेंड अपॉन द पार्टी हु स्पेसिफाइड द टाइम आइदर टू बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन बन गई यहाँ पे। मैंने कहा कि टुमारो माई फ्रेंड्स बर्थडे, माई वाइफ्स बर्थडे इज देयर, देन काइंडली आई ऑर्डर अ बर्थडे केक एंड फ्लावर्स एंड आई ordered it kindly specifically send to me at 9 AM, कि 9 बजे भाई मेरे घर पे पहुंचा देना, एंड यू सेंड इट ऑन अ नेक्स्ट डेट 9 AM, आप अगले दिन पहुंचा देते हैं, नो वर्थीनेस लेफ्ट विद दैट फ्लावर्स एंड द बर्थडे केक टू मी, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। तो नाउ इट्स डिपेंड, नाउ एट द टाइम इट्स डिपेंड अपॉन मी इफ आई आइदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट। इफ आई नॉट एक्सेप्टेड इट बिकम द वॉइड, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड है, यहां तक चीजें क्लियर, स्पेसिफाइड नहीं है तो कभी भी हो सकता है। अब स्पेसिफाइड भी है, या तो एक्सप्रेसली होगा या इम्प्लाइडली होगा। भाई मैंने आपसे कहा कि कल मेरी वाइफ का बर्थडे है तो आप मुझे केक ट्रांसफर कर देना, आई एक्सप्रेसली सेड, वो ठीक है। एक होता है इम्प्लाइडली,
कि आई ऑर्डर अ कॉटन वुल, you know that I am a merchant, I do the work of cotton wool, or I order to you in a winter season and you transfer. अब मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं करा, मैंने कहा भाई वैसे इतनी इतनी कॉटन वूल मुझे भिजवा देना, और आप मुझे भिजवा रहे हो पूरा विंटर सीजन एंड के बाद, समर में की स्टार्टिंग में आपने भिजवाया, तो यू कांट बी मेक अ डिफरेंस दैट you are didn't mention the time. It's implied with the contract. What I will do the cotton wool in summer? It's common sense between us. उसके लिए स्पेसिफाइड की आवश्यकता ही नहीं है. Did you get that thing? Okay. चल ये सारी चीज हो गई क्लियर यहाँ तक. अब थोड़ी सी एक दो चीज़ें और रहनी है हमारी, एक्सेप्टेंस एंड ऑफर. सिंपल सा समझ से चलना है हमें स्टोरी वाइज कि ए है एंड बी है, इसने ऑफर बनाया, ही मेक अ ऑफर ऑन अ 1 अगस्त, पोस्ट कर दिया इसने, अब ये पोस्ट दैट ऑफर 1 अगस्त को इन्होंने ऑफर पोस्ट करा एंड दैट रीच टू द बी ऑन 8 अगस्त, 8 अगस्त को. देन ए हैव द टाइम टू रिवोक द ऑफर बिफोर 8. इज इट और नॉट? 8 अगस्त से पहले वो रिवोक कर सकता है. इसे रिवोक कैसे करेगा? ही राइट अ लेटर ऑफ रिवोकेशन एंड सेंड टू इट. 8 अगस्त से पहले अगर वो सेंड कर देता है दैट इज एक्सेप्टेबल. लेकिन आफ्टर द 8 अगस्त इट आर नॉट इन द हैंड ऑफ ए. अब वो इसको रिवोक नहीं कर सकता. क्लियर? अब जैसे ए के हाथ से बात छूट गई, बी के हाथ में पहुंच गई, अब उसे वो रिवोक नहीं कर सकता. नाउ कम टू बी. अब बी का क्या सीन है? बी आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. बी गेट द लेटर एंड रीड इट. अब बी ने वो पढ़ा और अलमीरा में रख दिया. हियर इज नाइदर द एक्सेप्टेंस नॉर द रिवोकेशन. गेट इट? अब यहाँ पे ना तो कोई एक्सेप्टेंस हुई है ना रिवोकेशन हुई है बी की तरफ से. बी की तरफ ने कोई रिजेक्शन नहीं करा. अब यहाँ पे एक कुछ टाइम बाद आके ये नहीं कह सकता कि जी मैंने तो आपको लेटर भेजा था, आपने रिप्लाई नहीं करा तो एक्सेप्टेंस हो गई. इट्स नॉट द एक्सेप्टेंस. बी को मैनिफेस्टली जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हुई. एक्सेप्टेंस के बाद ही प्रॉमिस बनेगा. ठीक है, चलो. जैसे लेटर आ गया बी पे 8 अगस्त को, बी ने लेटर ओपन करा, रीड करा और अपने पास रख लिया. उसने कोई उसका रिप्लाई नहीं भेजा. तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो गया और ए ने बी पे क्लेम कर देगा जी पैसे दे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये चीज़ मेरी खरीद ले. ऑफर गेट बिकम द प्रॉमिस ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं क्लियर होगी तब तक वो प्रॉमिस नहीं बनेगा. पढ़ना, ऑफर के बारे में जानना एक अलग चीज़ और ऑफर को एक्सेप्ट करना एक अलग चीज़ है. ठीक है जी, यहाँ तक एक बात रही. अब बी ने एक्सेप्टेंस राइट करी और पोस्ट करी 10 अगस्त को. 10 अगस्त को बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया. यहाँ पे जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट करी, यहाँ पे अब ए ना इसे रिवोक कर सकता और ना इसे अब मतलब ए अब कुछ नहीं कर सकता. आफ्टर द फाइलिंग द एक्सेप्टेंस ए बिकम द लाइबल टू एक्सेप्ट इट. क्लियर? अब एक यहाँ पे कंप्लीटली बाउंड हो चुका है. ठीक है. अब यहाँ पे अब 10 अगस्त को उन्होंने लेटर एक्सेप्टेंस का पोस्ट करा है और ये रीच करा है यहाँ पे 15 अगस्त को. 15 अगस्त से पहले बी चाहे तो इसे रिजेक्ट भी कर सकता है ना. जैसे उसने लेटर पोस्ट कर दिया, अब उसे फिर लगा कि नहीं यार एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वो खुद पर्सनली जाके लेटर के पहुंचने से पहले खुद पहुंच जाएगा और कह देगा नहीं यार सॉरी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, मैंने गलती से लेटर पोस्ट कर दिया था, उसे एक्सेप्टेंस मत समझना. ठीक है. तो ये इनका टाइम पीरियड है, कब ए एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है, कब बी एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है. क्लियर यहाँ तक? चल
ये तो हुआ सिंपल ऑफर की बात। जी सर, एक बार दोबारा बताओ, सॉरी बोला। एक बार फिर से ले लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड्स लेते हैं। ए है, बी है। ए ने 1 अगस्त को एक लेटर लिखा और ये यहाँ पे पहुँचा है 5 अगस्त को। ठीक है, 5 अगस्त को लेटर बी के पास पहुँच चुका है। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ बी, जब तक बी से एक्सेप्ट नहीं करता, लेटर पोस्ट नहीं करता नेक्स्ट राइटिंग का, तब तक ए इसे रिजेक्ट कर रिवोक कर सकता है कि भाई मैंने गलती से आप पे भेज दिया था, या फिर मेरा घर बिक चुका है। सपोज हाउस सेल के लिए भेजा है, मेरा घर ऑलरेडी बिक चुका है, अब इसे एक्सेप्ट ना करना, तब तक वो लेटर भेज सकता है। लेकिन जैसे ही बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी यहाँ से, अब ए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे अब ए का टाइम डन, अब बी का स्टार्ट है। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस अपनी 5 अगस्त को भेजी, लेटर यहाँ पे पहुँचा 10 अगस्त को। अब बी के पास कितना टाइम है? 5 to 10। ये 5 से 10 अगस्त के बीच में इसे एक्सेप्ट भी करवा सकता है, रिजेक्ट भी करवा सकता है। क्लियर? चलो, अभी एक बात तो ये रही। दूसरा एक होता है कि ऑफर फॉर प्रपोजल, सम लाइक दैट वर्ड यूज, आई क्वाइट forget about it. Offer for proposal, like suppose something are showcase in front of you, शोकेस में कोई चीज़ रखी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है 10 रुपये। कोई गुड्स है, सपोज एक बुक है, उस बुक के नीचे लिखा हुआ है 10 रुपीज़ कॉस्ट। अब आप शॉपकीपर पे गए और उसे 10 रुपये दे के कहा कि बुक दे दे। शॉपकीपर इज नॉट बाउंड फॉर इट। वो शोकेस में चीज़ रख के शॉपकीपर ने आपको ऑफर नहीं दिया। आप ये कह दीजिए आपने तो हमें ऑफर दे रखा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, 10 रुपये लो और किताब दो। इट्स नॉट अ प्रॉमिस। क्लियर? इट्स अ ऑफर फॉर प्रपोजल कि मैं इसे 10 में बेच सकता हूं, क्या आप मुझे प्रपोजल देंगे इस चीज का? ऑफर के लिए ऑफर है ये। शॉपकीपर पे कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि सुपरमार्केट होती है, सुपरमार्केट में वो ट्रॉली मिलती है एक आपको, उस ट्रॉली में आपने बहुत सारा गुड्स घेरा और जाके काउंटर पे लेके भैया दे दे, काउंटर वाला मना कर सकता है, आई विल नॉट गिव टू यू। और आप ये नहीं कह सकते कि आपने तो 100 केस में लगा रखा है, मैं तो लूंगा नहीं। यू कांट क्लेम ऑन इट अनटिल एंड अनलेस दे एक्सेप्ट योर ऑफर, एक्सेप्ट योर प्रपोजल। उन्होंने 100 केस में लगा रखा है फॉर अ प्रपोजल कि आप हमें प्रपोजल दीजिए, 10 रुपये में इसे बेच सकता हूँ। इफ आई लाइक योर प्रपोजल देन आई विल एक्सेप्ट यू। क्लियर? चलो, यहाँ पे एक बात क्लियर हुई। सेकेंड थिंग इज समहाउ कम इन पिक्चर। एक छोटा सा एक रिसेंट सिनेरियो है कि आजकल क्या चल रहा है, मशीन सिस्टम भी चल रहा है। जैसे कि आपने देखा हो कि आप कॉइन गिरे, मशीन से कैंडीज आ जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल आ जाती है, इवन पानी का भी आ गया, वाटर बॉटल का, कि आप 1 रुपये 2 रुपये गिरे और 1 लीटर उसमें पानी मिल जाता है। अब सपोज यू फिल द कॉइन एंड द मशीन डिडंट गिव टू यू एनीथिंग, कोई भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। इन दैट टाइप ऑफ सीन यू कांट sue the owner of that equipment and that machine. Reason being, the contract always become the two living persons. It's a law for a human being, not for the creature and the machine. And the party who established that machine here, इट्स ऑलवेज बी फॉर टू डू द वर्क। अब वो काम नहीं कर रही तो कुछ वो मशीन का डिफॉल्ट है, पार्टी की इंटेंशन का डिफॉल्ट नहीं है। उसने तो मशीन लगाई इसलिए ताकि सेल हो, कोल्ड ड्रिंक बिके, वाटर बॉटल्स बिके, कैंडीज बिके, जिस पर्पज़ के लिए लगाई। अब वो सडनली उसने काम बंद करना बंद कर दिया तो वी विल रिपेयर इट। इट्स नॉट अ फ्रॉड एंड ब्रीच विद यू कि जी हमने आपसे पैसे ले लिए, ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया और चीज़ नहीं थी। वो मशीन की तरफ से कुछ हैंड में दिक्कत है, ओनर के हैंड से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो, इसके अलावा अब हम कल जो करेंगे बेलमेंट एंड बेलमेंट से पहले हमारा है एक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज,
एंड एजेंसी। इसमें आपको क्या करना है, वट आई गिव टू यू, आई जस्ट गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज, यू हैव टू बी रीड द एवरी सेक्शन ऑफ देम। बेलर बेली के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, प्लेजर प्लेजी के, प्रिंसिपल एजेंट्स के, आई जस्ट ट्राई टू बी कवर द बेसिक एरियाज ऑफ देम। Apart from that, you just have to be go with the BARE Act and read the every section of them and recognize what's the right and what's the duties of the parties, what's the different type of perceptions regarding the principals and the agent and the agency, and some of the exception of the general rule of contract। अभी तक जो हमने contract पढ़ा section 1 to 73 and 75 I think, it's a general law of contract। आगे हम कहीं भी जब भी कॉन्ट्रैक्ट टाइप सिचुएशन देखेंगे हम वो इन सारे लॉज अप्लाई करेंगे जो हमने 1 to 75 में पढ़े हैं। अब जो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सारे पार्ट्स हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हैं, ठीक है। इवन देयर सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज हैव अ एक्सेप्शन ऑफ अ जनरल लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वी आल्सो विल बी गो थ्रू विद देम। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है स्पेशल लॉज में। क्लियर? चलो अब तक कोई डाउट? जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल नाउ आर वी क्लियर विद दैट? यू विल बी गो विद द ईच एंड एवरी सेक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन बी इन्फॉर्म मी, आई विल बी सॉल्व दैट। I just clear the basic perceptions regarding the contract, how the things has been occurred, how the breach occurred, performance occurred, minor major contract and things, essential ingredient of the contract, all of these. Clear? Okay then, bye.